गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप सभी बच्चों का सिविक्स की क्लास में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों, हमने आपको उस दिन आप बुक्स की हमने फ़ोटो खींच के भेजी थी और आपको बताया था कि कौन सी बुक सिविक्स की चलेगी। और जो पहली बुक, दो बुक आपकी है, और पहली बुक जो समकालीन विश्व राजनीति जो अ भाग है, समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरी बुक है जो भाग बा है बच्चों, वो स्वतंत्र भारत में राजनीति। और दोनों बुक की मैंने आपको फ़ोटो खींच के भेजी है। और जो बच्चों आज मैंने पार्ट लिया है, यानी कि स्वतंत्र भारत राजनीति भाग बा जो है, उसमें से हमने जो पार्ट लिया है जन आंदोलन का उदय। अभी हमने उस दिन आपको पढ़ाया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और उसके बाद जो चैप्टर है जन आंदोलन का उदय। बच्चों, जो आज हमने पार्ट लिया जन आंदोलन का उदय, ये आपकी दूसरी बुक जो यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि जन आंदोलन क्या है, यानी जन आंदोलन की प्रकृति क्या है और जन आंदोलन क्या है। ऐसे आंदोलन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर, यानी कि वो राजनीति से दूर होते हैं, जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं, यानी लोगों के हित में, जनता के हित में, उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ऐसे आंदोलन जो दलगत यानी राजनीति से क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं और जनता के हित के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, नारी विरोधी आंदोलन और महिला आंदोलन। लेकिन बच्चों, इसमें से आपका किसान आंदोलन और महिला आंदोलन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है बच्चों। तो इस आंदोलन में हम किसान आंदोलन और महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि जन आंदोलन की प्रकृति क्या है और जन आंदोलन क्या है। बच्चों, जन आंदोलन प्रजातांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों को पालन सहित सरकारी नीतियों, कानून व प्रशासनिक सहित किसी मुद्दे पर व्यक्तियों के समूह या समूह के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना ही आंदोलन जन आंदोलन कहलाता है। और बच्चों, जन आंदोलन में प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस जैसे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, जन आंदोलन। अब हम इसकी प्रकृति को देखते हैं। बच्चों, जन आंदोलन की प्रकृति आपके पाठ के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कैसे इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये घटना बच्चों 1973 इसमें जब घटी, जब उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया, है ना। यानी कि उन लोगों के अंदर यूनिटी आई, एकजुट हुए, है ना, एक ग्रुप बनाया इन लोगों ने, और सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब निकाली, है ना। ये एक तरह से तरकीब अपनाया एक कि किस तरह से हम लोग इस कटाई को रोक सकते हैं। इन लोगों ने पेड़ों की अपनी बाहों में घेर लिया। क्या क्या बच्चों, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एकता को प्रदर्शित किया और पेड़ों को अपने बाहों यानी हाथों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। ये विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में भी परिणत हुआ। तो कहने का मतलब बच्चों कि जो जन आंदोलन होता है ये आपसी एकता को भी प्रदर्शित करता है। अब हम जैसा कि हमने आपको बताया कि चिपको आंदोलन भी ये आगे यही पर्यावरण आंदोलन जाकर क्या हुआ, चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। और हमने आपको बताया किसान आंदोलन, महिला आंदोलन और चिपको आंदोलन भी जो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि जन आंदोलन का स्वरूप, इस आंदोलनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि जन आंदोलन का स्वरूप, जो किसका पहला पॉइंट है, दल आधारित आंदोलन।
पहले क्या है बच्चों, दल आधारित आंदोलन। जब कभी राजनीतिक दल, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कभी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के समर्थन प्राप्त समूह द्वारा, है ना, जो आपसी जो समर्थन होता है समूह द्वारा आंदोलन किए जाते हैं तो उन्हें दलीय आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया किसान सभा आंदोलन एक दलीय आंदोलन था। तो पहला क्या हुआ, दल आधारित आंदोलन जो होता है ये जन आंदोलन का स्वरूप है। फिर हम देखते हैं बच्चों दूसरा, स्वतंत्र जन आंदोलन। बच्चों इसका दूसरा स्वरूप स्वतंत्र जन आंदोलन। जब आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं तो वे निर्दलीय जन आंदोलन कहलाते। जैसे बच्चों चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन। तो बच्चों ये जन आंदोलन के दो हमने स्वरूप को देखा। अब हम देखेंगे जन आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। बच्चों पहला देखेंगे सरकार की आर्थिक नीतियों से मोह भंग होना। ये जन आंदोलन का जो पहला कारण था बच्चों, सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग होने लगा, यानी कि बहुत उनका क्या होने लगा, जो मोह था, जो उनका लगाव था वो क्या होने लगा, दूर होने लगा ना, कि उन लोग को सरकार सब चीज़ समझ में आने लगी तो उनका जो लगाव था वो दूर होता चला गया, है ना, भंग होना। क्योंकि गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी, यानी गरीबी जो थी बहुत और असमानताएं जो इन लोगों की उम्मीद थी वो ख़त्म होने लगी और गरीबी बढ़ती गई, असमानता यानी समानता का वो जो पैमाना था वो ख़त्म होता गया। आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के हर तबके के लोग समान रूप से नहीं मिल पा रहा था। जो उनको समानता मिलनी चाहिए थी वो बच्चों नहीं मिल पाई थी। और लिंग पर आधारित असमानताओं ने गरीबों के मुद्दे को और ज़्यादा क्या क्या बच्चों जटिल, यानी कि बहुत ही बढ़ती चली गई ये मुसीबतें। और समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय का भाव इनके जो जनता के बीच में पैदा हो रहा था ये और प्रबल होता चला गया। तो ये पहला कारण था जिससे कि लोगों के अंदर जन आंदोलन करने की भावनाएं जागृत हुई। फिर हम देखते हैं बच्चों राजनीतिक दलों के व्यवहार से मोह भंग होना। ये जो इनका दूसरा कारण था, है ना, राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से, यानी व्यवहार जो था उन लोग को उससे इनके अंदर असंतोष पैदा होता कि इनके अंदर, लोगों के अंदर 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों यानी कई तरह के लोग कई तरह बीच इस जो दशक के बीच बीता समय ना, राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार जो जनता के प्रति थे, इससे लोगों के अंदर क्या होने लगा बच्चों, उनके जो उनका संबंध था और दूर होने लगा, यानी मोह जो था, लगाव था वो भंग होने लगा, है ना। और हुआ क्या कि इनसे लोगों के अंदर असफलता, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। इससे दल रहित जन आंदोलन का क्या होने लगा बच्चों, उदय होने लगा। फिर हम तीसरा देते लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति में विश्वास उठना। अब क्या होने लगा कि जब राजनीतिक धरातल पर, जो राजनीति है उसके धरातल पर कई समूहों का जो विश्वास था वो क्या होने लगा बच्चों, लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति से उठ गया। और इससे क्या हुआ, समूह दलगत राजनीति अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक आवाम तरह की एक आवाज़ उठाई। और दलित, इसी का एक उदाहरण है कि दलित पैंथर्स आंदोलन हुए, किसान आंदोलन होने लगे, ताड़ी विरोध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्या थे बच्चों, ये सब जन आंदोलन जिन्होंने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने हक के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए इन लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई। यही है जन आंदोलन का मुख्य कारण था कि जब उन्होंने देखा कि जो सरकार ने वादे किए उनके मुताबिक उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी जब नहीं मिली, तो इन लोगों ने अपने आंदोलन को बढ़ावा दिया और आंदोलन किया। बच्चों हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति पर जन आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। हम देखते हैं कि इन सामाजिक आंदोलन ने, जो जन आंदोलन शुरू हुए, उन नए वर्गों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इन्होंने क्या क्या अभिव्यक्त किया ना। और इन समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे, इनका जो प्रभाव पड़ा। और विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने को बेहतर माध्यम बनकर सामने क्या हुए, उभरे।
इनका जो प्रभाव पड़ा, ये सामाजिक समूह के लिए ये आंदोलन अपनी बात, यानी कि बच्चों ये जब ये इन जो ग्रुप बनाते होंगे, ये एकजुट होते होंगे, तो ये अपनी बात को किस तरह से सरकार के सामने रखने के लिए इन्होंने बेहतर माध्यम बनाकर उभरे। यानी जो एक ग्रुप बनाया कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी समस्याओं को रखेंगे। यही प्रभाव पड़ा था ना बच्चों राजनीति पर। और उसके बाद हम देखते दूसरा कि समाज के गहरे तनाव और जनता के शोक को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से क्या किया, लोकतंत्र की बच्चों रक्षा भी की ना। जनतंत्र लोकतंत्र यानी कि लोगों की रक्षा की। इन जो आंदोलन किया गया बच्चों, इससे क्या हुआ, लोगों की रक्षा भी हुई और इससे इन लोग क्या हुए, सक्रिय भागीदारी हुए और नए रूप से भारतीय लोकतंत्र के क्या हुए, एक तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा भी दिया। और एक और हम प्रभाव देखते हैं कि ये आंदोलन जो थे बच्चों, जन आंदोलन जो थे, लोगों के जो आंदोलन थे अपनी समस्याओं को लेकर, ये जनता की उचित मांगों के प्रतिनिधि बनकर उभरे, है ना। लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी, है ना, जो सरकार से उनका मुताबिक नहीं हो पा रही थी। तो ये जब ये प्रतिनिधि बनकर उभरे और इन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को, है ना, लोगों को, भाई एकजुट हुए होंगे जब ये आंदोलन किया होगा बच्चों, तो एक दो व्यक्ति तो नहीं कर सकते, है ना। कई लोगों ने मिलकर एक इन आंदोलन को पूरा किया। इन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की, है ना। एक दो व्यक्ति अगर सरकार का विरोध करते या अपनी समस्याओं को रखते, जो उनकी समस्याएं थी, तो वो बच्चों पूरी नहीं होती। लेकिन जब इन्होंने एक ग्रुप बनाया होगा, है ना, बड़े नागरिकों के बड़े एक समूह को अपने साथ जोड़ने में सफल हुए। और ये सब क्या था बच्चों, ये भारतीय राजनीति पर जन आंदोलन के प्रभाव थे, जो कि मैंने अभी आपको बताए। फिर हम देखते बच्चों जन आंदोलन के से सबक भी कुछ मिला। क्या क्या, जब जन आंदोलन हुआ तो उसका जब कारण हुआ, फिर प्रभाव पड़ा राजनीति पर। फिर हम देखते हैं कि जन आंदोलन के सबक जो हमें मिले बच्चों। जन आंदोलन के हम सबक को देखते हैं, जो कि हम कई हैं। पहले है कि जन आंदोलन के द्वारा लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उनको बेहतर ढंग से समझने में क्या मिली बच्चों, सहायता मिली। और इन आंदोलनों का जो उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियां, यानी जो कमियां थी, उनको दूर करना था ना। और इस रूप में इन्हें देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से, जो ज़रूरी हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। और सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों को, जो नए वर्ग थे, उनको सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जानकारी दी, जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। यानी जो लोग चुनाव से अपने जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उनको दूर नहीं कर पाए थे, उन जन आंदोलन ने उनको एक तरह से जानकारी दी। और समाज के गहरे तनाव, जो लोगों के अंदर एक तरह से असंतोष था, जनता के बीच में तनाव था और दुख था, इन आंदोलनों ने उन्हें एक सार्थक दिशा दी, जिससे कि लोग अपनी मुसीबतों को आगे तक पहुंचा सके और अपने हक को मांग सके, है ना। जो उनके अंदर असंतोष फैला था, अपनी समस्याओं को आगे तक रखा इस आंदोलन के द्वारा। और इन आंदोलन के सक्रिय भागीदारी के नए रूप के प्रयोग ने भारतीय लोकतांत्रिक को एक तरह से लोगों के जीवन में एक आधार मिला कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते। तो बच्चों ये जन आंदोलन के सबक रहे। अभी हमने प्रभाव देखा, उसके आंदोलन के सबक देखे। फिर हम देखते हैं बच्चों कि भारत ने स्त्रियों के उत्थान के लिए उठाए गए क्या क्या कदम थे, है ना। जब बच्चों ये आंदोलन हुआ तो हुआ क्या, लोगों के जीवन में बहुत सारी सुविधाएं मिलना शुरू हुई। अब स्त्रियों के उत्थान के, यानी स्त्रियों के उठने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। पहला था स्त्री शिक्षा, हाँ, जो कि बच्चों अभी भी ध्यान दिया जा रहा। सरकार बहुत इन चीज़ों में देख रही कि किस तरह से लड़कियों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ना। पहले के समय में क्या होता था बच्चों कि लड़का लड़की होते थे तो सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, लेकिन नहीं ना। इन आंदोलनों के द्वारा एक चीज़ अच्छा है कि स्त्रियों का आगे मिला, उनको सहारा मिला, आगे बढ़ावा किया गया और स्त्री शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बच्चों भारत में स्त्री शिक्षा का काफ़ी विस्तार भी हुआ ना। पहले के लोग क्या होता था कि
ये दिमाग में होता था कि लड़कियां तो घर का काम करती, उनको पढ़ना नहीं, लेकिन अब तो दोनों को बराबरी का दर्जा, यानी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, परिवार वाले क्या करते हैं बच्चों, दोनों को पढ़ाते हैं। क्योंकि अब तो औरतें भी, लेडीज़ यानी कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। फिर हम देखते हैं महिला आरक्षण। महिला आरक्षण का तात्पर्य है बच्चों की, क्योंकि महिलाएं कुल आबादी की 50% हैं और अब उनको सरकारी उसमें भी मौका मिलने लगा है ना, उनकी सुरक्षा के लिए भी, और उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जाती ताकि उसमें महिला भी कार्य को कर सकें। फिर हम देखते हैं सरकारी कार्यालय में भी महिलाओं की भागीदारी, यानी कि उनकी भर्तियां भी हो रही हैं ना, हर एक क्षेत्र में। अब देखा जा रहा बच्चों, पहले क्या होता था, देखा जाता था कि पहले होता था क्या बच्चों, कि सिर्फ हर एक क्षेत्र में पुरुष ही कार्य करते थे, लेकिन नहीं, अब हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर्स के उसमें हो बच्चों, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो, लेकिन हर एक जगह अब दोनों का दर्जा एक होने लगा ना। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अब क्या है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, हर एक क्षेत्र में दोनों का अब दर्जा बराबर हो गया, यानी दोनों को नौकरियां मिलना की समानता दी जा रही है। और सरकारी कार्यालय में महिलाओं की भर्तियां हो रही हैं कि वर्तमान में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो वायुसेना हो बच्चों, नौसेना, थल सेना, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में भी अधिकारी पद पर भी स्त्रियों की भर्ती पर जो रोक थी वो हटा दी गई है और सभी क्षेत्रों में महिलाएं कार्य कर रही हैं। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ये राष्ट्रीय महिला आयोग बच्चों भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सन 1990 में संसद ने एक कानून बनाया और 31 जनवरी 1992 को ये अस्तित्व में आया, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इस कानून के तहत बच्चों महिला आयोग की स्थापना की गई और राष्ट्रीय महिला आयोग को व्यापक अधिकार दिए गए, यानी कि पुरुष के बराबर का अधिकार दिए। यह आयोग महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, संसद को कानून बनाने के लिए और उस पर दबाव डालता है। संसद द्वारा पास किए गए कानूनों का आयोग समीक्षा करता है और जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। ये आयोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जांच करता है तथा दोषी को क्या करता है बच्चों, दंड दिलवाने की सिफारिश करता है। और इसके साथ साथ ये आयोग महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाने का भी प्रयास करता है। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो बच्चों हमने देखा कि भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए, यानी स्त्रियों को आगे लाने के लिए, स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कदम थे। पहला क्या था? स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्री लोगों को किस तरह से, औरतों को भी पढ़ने की सुविधा दी जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाए। फिर महिला का आरक्षण, यानी कि महिलाओं के लिए भी हर एक क्षेत्र में सीट को रिजर्व किया गया। आरक्षण मतलब रिजर्व किया गया ना। और तीसरा हमने देखा सरकारी कार्यालयों में भी महिलाओं की भर्ती, यानी कि हर एक क्षेत्र में, सरकारी में जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें महिलाओं के लिए जो रोक लगा रखी थी, नहीं, अब नहीं है। हर एक महिलाएं हर एक सरकारी क्षेत्र में कार्य को कर सकती हैं। फिर हमने देखा बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग की किस तरह से 1990 में संसद में कानून बनाया गया और वो 31 जनवरी 1952 को अस्तित्व में आया। तो बच्चों हमने ये देखा। अब हम देखते हैं बच्चों की जो जन आंदोलन की जो हमने पढ़ाया चैप्टर, जो हमने जन आंदोलन का उदय पढ़ाया ना, अब हम उसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं ताकि बच्चों आप लोग को रिवीजन हो जाए। जन आंदोलन का उदय मैंने आपको बताया कि जन आंदोलन क्या है, उसकी प्रकृति क्या हैगी। जन आंदोलन ऐसे आंदोलन को दलगत राजनीति से दूर एवं जन सामान्य हितों में चलाए जाते हैं ना। किसके लिए चलाए जाते हैं बच्चों? जनता के लिए, जनता के हित के लिए ये जो जन आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जन आंदोलन। ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से क्या होते हैं बच्चों? दूर होते हैं
और जनता के हित के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया जन आंदोलन की प्रकृति के बारे में बताया, कितने आंदोलन हैं, और इनको मैं आगे आपको अगले क्लास में सबके बारे में डिटेल करके आपको मैं बताऊंगी कि चिपको आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन क्या है, दलित पैंथर्स आंदोलन, नारी विरोधी आंदोलन, पर्यावरण और महिला आंदोलन मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने आपको बताया जन आंदोलन का स्वरूप क्या है। फिर हमने आपको बताया जन आंदोलन के कारणों को, सरकारी आर्थिक नीतियों से मोह भंग होना, राजनीतिक दलों के व्यवहार से मोह भंग होना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से विश्वास उठना। तो बच्चों ये जन आंदोलन का कारण था। फिर हमने जन आंदोलन के प्रभाव को बताया। फिर जन आंदोलन के हमने जो प्रभाव पड़ा उसका सबक हम लोग को क्या मिला। फिर भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम। तो बच्चों इस पार्ट में जो मैंने जो आपको पढ़ाया, अब उससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, और अगली कक्षा में जितने आंदोलन हैं उनको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। फिर आप उनको याद करिएगा और लिखिएगा कि किस किस तरह से आंदोलन किए गए, उनके कारण क्या थे। लेकिन अभी हमने आपको जितना सबसे मेन चीज़ थी जन आंदोलन है क्या, उसके बारे में बताया। तो बच्चों अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न को दे रही हूँ। बच्चों जन आंदोलन क्या है, सबसे पहले आप लिखिए जन आंदोलन है क्या ना, आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसकी प्रकृति लिखिएगा, उसका स्वरूप को लिखिएगा, उसका कारण, उसका सबक और प्रभाव आदि को लिखिएगा। फिर हमने दूसरा प्रश्न दिया, भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए, उनको लिखिएगा। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ, और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, और उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद और हर एक प्रश्न को आप विस्तार पूर्वक लिखें जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।